हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में बेटा हम पढ़ने वाले हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आप जानते हैं कि वो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने होते हैं। ठीक है, सो कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा तो उसमें डेफिनेटली एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इस टाइप से, है ना, CH बॉन्ड होगा। इसी CH बॉन्ड या इसी हाइड्रोजन की एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा, ये तो सिंपल सी बात है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कोई इतना पोलर बॉन्ड नहीं है, ये कुछ इसमें ऐसा खास नहीं है कि वो बहुत आसानी से ऐसे टूट जाए जिससे कि यहाँ पे कार्बन आयन बने और ये H+ रिलीज हो जाए। एज इट इज इसमें इतनी कोई खास एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं होती है, पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, वो हम कवर करने वाले हैं। तो उसके लिए बेसिक पहले ये समझना जरूरी है कि भाई हाइड्रोकार्बन की एसिडिक स्ट्रेंथ से मतलब क्या। उससे मतलब ये है कि ये जो CH बॉन्ड है ये इस टाइप से टूट जाए, ठीक है, जिससे कि H पॉजिटिव आयन यानी कि प्रोटॉन वो रिलीज करते, और आपको पता है जो प्रोटॉन रिलीज करता है, H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, वही होता है एसिड। ठीक है, सो फॉर इट टू एक्ट एज एसिड दिस बॉन्ड शुड ब्रेक, तो उससे H पॉजिटिव रिलीज होगा और साथ में क्या बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, वही इंपॉर्टेंट है, साथ में बन रहा है बेटा कार्ब एनायन, कार्बन पे माइनस चार्ज यानी कि कार्ब एनायन। ये होता है क्या, ये होता है इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड। ठीक है, H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिया और ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है हाइड्रोकार्बन्स के केस में वो क्या बनता है, उसमें बस यही चीज है कि उसमें कार्बन आयन बनता है, C पे माइनस चार्ज आता है। और हर एसिड की तरह हाइड्रोकार्बन की एसिडिक स्ट्रेंथ भी बेटा इस पे डिपेंड करेगी कि कॉन्जुगेट बेस कितना स्टेबल है, यानी ये जो कार्बन आयन बन रहा है ये कितना स्टेबल है। सो बेसिकली वही फैक्टर्स जो इस कार्बन आयन की, इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, वही फैक्टर्स हाइड्रोकार्बन की एसिडिक स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएंगे। ठीक है, ये रहा उसका बेस। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले फैक्टर से। सो पहला फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, यानी ये कार्बन जिसके ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है बेटा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मैटर करती है और वो अफेक्ट करती है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन को। ठीक है, सो इसमें हम बेसिक से समझें तो अपने पास सपोज ये 3 तरह के मैंने मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर दिए, इथेन है, इथीन है और इथाइन है। लेकिन इन जनरल हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, यू नो दिस। इनमें बेटा जो कार्बन्स हैं, मान लो मैं कोई भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मैं कंसीडर कर लेती हूँ लाइक दिस वन। ठीक है, यहां पर ले लेते हैं ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो कार्बन है ना बेटा, तीनों केसेस में ये किस में डिफर कर रहा है, इट इज डिफरेंट इन इट्स हाइब्रिडाइजेशन। वही फैक्टर हम पढ़ रहे हैं, राइट। ये तीनों कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। और क्या है इनकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा, आपको पता है, जैसे ये इथेन है, ये अल्केन है, इसमें कार्बन की होती है हाइब्रिडाइजेशन sp3, अल्कीन्स में क्या होती है sp2 और अल्काइंस में क्या होती है sp। सो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन दीज 3 केसेस। और यही वो फैक्टर है जो एसिडिक स्ट्रेंथ अफेक्ट करने वाला है। कैसे, वही हम यहाँ पे समझेंगे। देखो जो अब होना क्या है, जब बेटा ये वाला H, ये एज H पॉजिटिव आयन लूज कर देगा तो इस तरह से कार्बन आयन बन जाएगा, है ना। सपोज इसने H लूज कर दिया तो यहां बन जाएगा कार्बन आयन। सिमिलरली यहां पे इस कार्बन पे और इस कार्बन पे भी माइनस चार्ज। अब कौन से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि वही कंजुगेट बेस है, इस तरह बोल लो, कहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, वो हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि बेटा हाइब्रिडाइजेशन बदलने से ना कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बदल जाती है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसी भी एलिमेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। ऑक्सीजन की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन की अपनी है, उसी तरह कार्बन की भी है। लेकिन अगर
इन अलग अलग टाइप्स के कार्बन्स को देखूं, जो अलग अलग हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होती है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन बदलने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन या किसी भी एटम की अगर हाइब्रिडाइजेशन बदलती है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल जाती है, ये पॉइंट, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है, होता ये कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से ज्यादा होती है और sp2 की sp3 वाले से ज्यादा होती है। सो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ये है, फिर ये। और जितना बेटा कोई भी एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उतने अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करता है। सो जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो उस एटम पे ज्यादा अच्छा स्टे कर पाता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टेबल इज द नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। ये नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही तो है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही तो है। सो ये वाला कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज्ड है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, इस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करके रख पाएगा, पकड़ के रख पाएगा। कंपेयर टू दिस ये C- कम स्टेबल है और ये जो C- है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर ये सबसे कम स्टेबल है, ठीक है। सो कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी हो रही है यहाँ पे, वो उसका ऑर्डर क्या आ रहा है, वो भी यही ऑर्डर में आ रहा है कि ये वाला कॉन्जुगेट बेस जो है वो इससे ज्यादा स्टेबल है और ये इससे ज्यादा स्टेबल है। हेंस जो एसिडिक स्ट्रेंथ है अल्काइन की ज्यादा होगी अल्कीन से, अल्कीन की ज्यादा होगी अल्केन से, ठीक है। और यही होता है इन जनरल हाइड्रोकार्बन्स में। ये जो 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हमने एग्जांपल लिया है इथेन, इथीन, इथाइन। तो बेटा इथाइन जो है अल्काइन, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, यानी ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो हाइड्रोजन्स हैं, दीज आर द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन्स। फिर आप बात करते हो इस टाइप से जो हमने ड्रॉ किया था इथीन, उसकी हाइड्रोजन्स जो है इससे कम एसिडिक है, और जो सिंपल अल्केन होता है उसकी जो हाइड्रोजन्स हैं ये सबसे कम एसिडिक है। ऑलमोस्ट ये जो दोनों होते हैं ना, अल्केन और अल्कीन, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एसिडिक स्ट्रेंथ है। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी कम है कि वो हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। और अल्काइन की एसिडिक स्ट्रेंथ फिर भी थोड़ी बहुत इनसे ज्यादा है और उसको रिलेटिवली एसिडिक बोला जा सकता है और उससे कुछ कुछ रिएक्शंस करवाए जा सकते हैं, वो हमारे काम फिर भी आती है, ठीक है। सिर्फ ये अल्काइन ही है जिसकी बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे काम आती है। टर्मिनल अल्काइंस होती है ना, जो जहां पे बेसिकली कहने का मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ी है तो ये H जो है फिर भी थोड़ी बहुत एसिडिक होती है और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे काम की होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब इसका जो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सबसे कम एसिडिक है, उससे ज्यादा कुछ ना कुछ इसका पैरामीटर होना चाहिए, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर करने का। और वो पैरामीटर होता है बेटा pKa वैल्यू। तो ये मैंने यहाँ पे इन तीनों की ना pKa वैल्यूज लिखी हैं कि अगर मैं बात करूं ये वाले अल्काइन इथाइन की जो एसिटिलीन होती है उसकी pKa 25 है बेटा। अगर मैं बात करूं इथीन की जो आपकी अल्कीन है उसका 44 pKa है। और अगर मैं बात करूं इथेन की जो आपका अल्केन है, इट्स pKa इज 50। और हमें पता है कि स्मॉलर द pKa वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। ये उल्टा पुल्टा रिलेशन होता है एसिडिक स्ट्रेंथ और pKa में। सो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू pKa की 25 है जो कि इथाइन के लिए है, यानी एसिटिलीन के लिए है, यानी अपने इस मॉलिक्यूल के लिए है। तो ये जो H है ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, ठीक है ना। सो ये मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा एसिडिक है। और फिर भी देखो 25 pKa वैल्यू जो है ना, ये 50 का जस्ट आधा है। तो वही मैं कह रही हूँ, ये जो है ना 44-50 pK ये बहुत हाई pK है। सो ये मॉलिक्यूल्स अल्केन्स अल्कीन्स अपने लिए कोई एसिडिक स्ट्रेंथ शो नहीं करते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एसिडिक स्ट्रेंथ। ये फिर भी थोड़ा सा रिलेटिवली एसिडिक होता है अल्काइन, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर मैं बार बार आपको ये बोल रही हूँ कि ये रिलेटिवली थोड़ा बहुत फिर भी एसिडिक होता है। मैं ये क्यों नहीं कह रही कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैं क्यों नहीं कह रही। इसकी जो pK वैल्यू 25 है ना, और मैं बोल रही हूँ कि फिर भी ये थोड़ा बहुत ही एसिडिक है, इसलिए नहीं कह रही क्योंकि बेटा जो ये 25 वैल्यू है ना pKa की, ये बहुत ही बड़ी वैल्यू अभी भी,
अब मैं इसकी आपको फीलिंग देने के लिए, आपको ज्यादा अब इसको अच्छे से फील कर पाओ रियल लाइफ एग्जांपल से, तो आप इसके बारे सोचो। कंसीडर ये वाला जो आपका एसिड होता है ना, CH3COOH, मैंने क्या फॉर्मूला लिखा बेटा, ये मैंने लिखा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो आपकी डेली लाइफ में यूज होता है, कहाँ यूज होता है, जो विनेगर, कई सारे नूडल्स वगैरह खाते हो आप, चाइनीज आइटम्स, है ना, तो उनके अंदर विनेगर डलता है। उस विनेगर के अंदर क्या होता है, कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, यही वाला। तो ये जो एसिड है ना, जो हम देखो, ये वो एसिड है जो हम कंज्यूम करते हैं, है ना, डाइल्यूटेड फॉर्म में हम इसको कंज्यूम करते हैं। तो ऑब्वियसली ये मतलब क्या हुआ कि बहुत ही माइल्ड एसिड है। जो एसिड हम कंज्यूम कर रहे हैं विनेगर की फॉर्म में, इट इज अ माइल्ड एसिड। तो इस मतलब कि वीक एसिड है ये, है ना, ये एक क्या है, ये बेटा एक वीक एसिड है। तो इस वीक एसिड, एसिटिक एसिड का अगर मैं आपको pKa वैल्यू बताऊं तो वो होता है ये 4.75 pKa है इसका, एसिटिक एसिड का। तो अब ये 4.75 कितनी छोटी वैल्यू है pKa की, और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKa स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। ये तो हमें पता नहीं पता, तो ये वीडियो आप देखो जिसमें pKa Ka का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको बताया हुआ है ना, लॉजिक के साथ। कमिंग बैक, तो बेटा 4.75 इतनी छोटी वैल्यू है, ये 25 के कंपैरिजन में तो बहुत छोटी है ना। 4.75 25 के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा pKa है। स्टिल एसिटिक एसिड जो है 4.75 pKa के साथ इतना वीक एसिड है कि हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये इथाइन है ना, जो ये अल्काइंस हैं, टर्मिनल अल्काइंस, ये कितनी वीक एसिड होंगी। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बस थोड़ी बहुत रिलेटिवली इन सभी हाइड्रोकार्बन्स में से, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में से बेटा जो अल्काइन है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होती है, लेकिन एज सच उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही कम है। इवन एसिटिक एसिड जो होता है, बहुत वीक एसिड, उससे भी कम है, बहुत कम है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर। सो जो सेकेंड फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को अफेक्ट करता है, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आई कैन से कि जो हमने पहले फैक्टर डिस्कस किया ना, हाइब्रिडाइजेशन वाला, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, दैट इज एरोमेटिसिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। क्या है ये, आओ इसको समझते हैं। और ये बहुत ही तगड़ा फैक्टर है, आप खुद देखोगे जो pKa वैल्यूज में डिफरेंस आप नोटिस करोगे ना, वही इंडिकेट करेगा कि ये कितना तगड़ा फैक्टर है और कितना स्ट्रांगली ये अफेक्ट करता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को। ओके, सो उसके लिए पहले समझो ये मैं फैक्टर जो लिखा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कॉन्जुगेट बेस की एरोमेटिसिटी। तो कॉन्जुगेट बेस, किस कॉन्जुगेट बेस की हम बात करें बेटा, जो हमने पहले भी समझा था कि हाइड्रोकार्बन्स में जब ये CH बॉन्ड की हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे, एसिडिक नेचर देखेंगे, तो ये ऐसे ब्रेक करेंगे ना, H+ की फॉर्म में, कार्बन पे माइनस आ जाएगा, ये कार्बन आयन बन जाएगा। एंड ये कौन है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। इसी कॉन्जुगेट बेस जो कि कार्बन आयन है, उसकी स्टेबिलिटी हम देख रहे थे ना, कौन कौन से फैक्टर्स उसको स्टेबलाइज करते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन बढ़ाते हैं। उसमें एक फैक्टर आता है एरोमेटिसिटी। भाई मतलब कि अगर ये जो कॉन्जुगेट बेस है ना, ये कॉन्जुगेट बेस बेटा अगर एरोमेटिक है, अगर उसमें एरोमेटिसिटी है, तो मान के चलो कि एसिडिक स्ट्रेंथ कई गुना इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कैसे, आओ समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहले एरोमेटिसिटी चेक करना आना चाहिए, है ना, कि किसी भी स्पीशीज में एरोमेटिसिटी है या नहीं, वो एरोमेटिक है या नहीं। तो उसके लिए बेटा मैंने एक वीडियो है चैनल पे, पुरानी एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हो, उसका लिंक मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। वहाँ पे ना हमने एरोमेटिसिटी के बारे अंडरस्टैंडिंग की है और एग्जांपल्स की हैं, अपना हक्कल्स रूल अप्लाई किया वहाँ पे। हक्कल्स रूल जो होता है ना बेटा, वो होता है ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जहाँ n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक दिस, ठीक है। तो इसके साथ साथ और भी कंडीशंस होती हैं एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए। सो अगर मोस्ट प्रॉब्ली आपको पता होंगे, ठीक है, नहीं पता है तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। अभी अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो बेसिकली कोई भी जो स्पीशीज है वो साइक्लिक होनी चाहिए, यानी कि रिंग की फॉर्म में होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए, उसके सारे एटम्स जो हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन
प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि sp2 या sp होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें जो कॉन्जुगेशन है वो कहीं ब्रेक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्लेनर कंटिन्यूअसली कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का काउंट है वो इस काउंट के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे हम n को 1 पुट कर दें तो 4 × 1 + 2 करके आएगा 4 + 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सो ऑन, तब जाके वो कोई भी स्पीशीज एरोमेटिक बनती है। यहाँ आपको एरोमेटिसिटी चेक करनी है कॉन्जुगेट बेस की, ठीक है, जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है उस हाइड्रोकार्बन से। तो मैंने यहाँ पे ना देखो 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ठीक है। पहला जो ये एग्जाम्पल है ना, ये आपकी साइक्लोपेंटाडाइन रिंग है ना, 5 मेंबर रिंग है, 2 डबल बॉन्ड्स है, साइक्लोपेंटाडाइन, ठीक है। यहां पर मैंने आप देखो सभी एग्जाम्पल्स में ना एचेस को इंडिकेट कर दिया है। इन एचेस की हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे, ठीक है, ये देखेंगे कि ये कितना एसिडिक है या नहीं है, ओके। सो आप देखो अगर ये वाला H लॉस्ट होता है एज अ प्रोटोन तो क्या बन जाना है, ये बन जाना है, इस स्पीशीज का ये बन जाएगा, ये एक H बच गया, उसको भले आप शो भी ना करो, ठीक है। इस कार्बन पे बेटा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे, जहां से ये H लूज होगा एज H+, H निकल गया एज H+, कार्बन पे आ गया माइनस चार्ज। उसी तरह यहाँ पे भी एक बार ड्रॉ कर लो, H+ निकलने के बाद इस कार्बन पे यहाँ माइनस चार्ज आ गया। सिमिलरली ये जो हमने बनाई है ये सिंपल साइक्लोपेंटेन है और ये साइक्लोप्रोपीन है, ठीक है, 3 मेंबर की रिंग साइक्लोप्रोपीन, एक डबल बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे जब H+ निकला तो अगेन इस कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया। सो इस वाली जो पोजीशन से हमने H को लॉस्ट करा दिया एज H+, एज एन एसिड, प्रोटोन रिलीज करके एसिड की तरह हमने उसको बिहेव करवाया। तो ये जो कार्बन्स हैं रिंग के, इन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इन पे ये नेगेटिव चार्ज, ये सारे आपके कार्बोनाइन बन गए, यानी कि आपके कॉन्जुगेट बेस बन गए। ये एसिड, ये उसका कॉन्जुगेट बेस, ये एसिड, ये उसका कॉन्जुगेट बेस, और अगर ये एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस। अगर कॉन्जुगेट बेस, एसिड बेस वर्ड्स को और क्लैरिटी से देखना है तो अंडर 3 मिनट्स आप इस शॉर्ट्स को भी जाकर देख सकते हो। चलो, सो बेटा हम क्या देख रहे थे, हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख रहे हैं थ्रू एरोमेटिसिटी। हम ये देख रहे हैं कि कॉन्जुगेट बेस में बेटा अगर एरोमेटिसिटी आ गई ना तो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत गुना इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, देखो अब उसके लिए आप देखो ये सारे कॉन्जुगेट बेस हैं, ठीक है। इससे स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो रिंग के अंदर ये और ये 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 पाई, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ये रिंग के अंदर ही कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। बेसिकली ये इस टाइप से है। ये जो साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन है ना, इसमें क्या होता है, पूरी रिंग के अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव चार्ज वो पूरी रिंग के अंदर ही मूव कर रहा है कॉन्जुगेशन। और टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो रहा है, 2 2 4 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का काउंट है, ठीक है ना। प्लेनर रिंग है, साइक्लिक कंजुगेशन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये हक्कल्स रूल ओबे हो रहा है। सो ये जो स्पीशीज है, ये जो कार्बोनाइन बना है, इस केस में जो कॉन्जुगेट बेस बना है बेटा वो एरोमेटिक है, वो एरोमेटिक है। तो यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये देखो, ये जो एग्जांपल है कि ये जो स्टार्टिंग में स्पीशीज थी ना, ये आपकी नॉन एरोमेटिक थी, ये एरोमेटिक नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन था ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था। अगर आपको कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन पहचानने में मुश्किल आती है तो उसके लिए देयर इज अ ट्रिक ऑन हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, यू कैन वॉच दिस लिंक, ओके। अगर कोई भी बच्चा इसमें अटकता है, उसमें कोई डरने की बात नहीं होती है और कोई शर्म की बात भी नहीं होती है। जो नहीं आता है वो हम सीख लेंगे, ठीक है। तो देखो, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज था और मैंने आपको बोला सारा का सारे जो एटम्स है रिंग के, वो एरोमेटिसिटी वीडियो में भी बताया कि वो ना प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन की होनी चाहिए, sp2 या sp। तो इस वजह से यहाँ पे जो है कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रही थी, काउंट भी नहीं है, मतलब यहाँ पे कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी जो है ना बेटा वो फुलफिल नहीं होती हैं, तो ये एरोमेटिक नहीं है। लेकिन जैसे ही इसने यहाँ पे एक H पॉजिटिव आयन लूज किया, बेसिकली मैं अगर इसको बड़ा करके दिखाऊं
बेसिकली ये बॉन्ड जो है वो ऐसे ब्रेक किया, H पॉजिटिव बाहर गया और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये जो एनायन बन रहा है द साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, वो बन रहा है एरोमेटिक। सो पहले वो स्पीशीज एरोमेटिक नहीं थी, अब वो एरोमेटिक बन रही है H पॉजिटिव आयन को लूज करने से। तो ऑब्वियसली वो चाहेगी, उसकी टेंडेंसी होगी कि मैं इस H पॉजिटिव आयन को जल्दी से बाहर निकालूं, जितना जल्दी हो सके इस H पॉजिटिव आयन को मैं बाहर निकाल दूं, बिकॉज उससे मैं जो बन रहा हूं वो एरोमेटिक है। और एरोमेटिक स्पीशीज बेटा बहुत हाईली स्टेबल होती हैं। एरोमेटिसिटी किसी भी स्पीशी को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देती है, और वही तो हमें चाहिए थी। अब देखो यहाँ पर जो कॉन्जुगेट बेस है वो एरोमेटिक है, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल। सो दैट इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। और इतना कि आप मान के चलो जो ये साइक्लोपेंटाडाइन होती है ना, ये हाइड्रोकार्बन्स में से सबसे ज्यादा एसिडिक मॉलिक्यूल है ये। सो अगर मैं ऐसा बोलूं ना विच इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोकार्बन, तो उसका एग्जाम्पल यही है, यही मॉलिक्यूल साइक्लोपेंटाडाइन। और रीजन क्या है, फैक्टर क्या है कि उससे जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है। सिस्टम जो एरोमेटिसिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए वो इस H पॉजिटिव को लूज करना चाहता है। उसकी टेंडेंसी है कि मैं जल्दी से इस H पॉजिटिव को बाहर निकालूं। सो दैट मीन्स इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। हाइड्रोकार्बन्स की जो क्लास है उसमें काफी अच्छा एसिड है ये। कितना अच्छा है, इसका जो pKa वैल्यू है ना वो 15 है। ठीक है, पीछे हमने अभी पढ़ा था अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस में से सबसे ज्यादा एसिडिक ये टर्मिनल अल्काइंस होते हैं। जैसे ये जो एसिटिलीन है, इसका जो pKa वैल्यू पढ़ा था हमने, पढ़ा था 25। तो आप देखो इसका pKa जो है साइक्लोपेंटाडाइन का वो 15 है। ठीक है, सो काफी कम हो गया ना, 10 यूनिट से तो कम हो ही गया है pKa। दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ जो काफी बढ़ गई है इस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। इसकी फैक्टर कौन था, एरोमेटिसिटी। यहाँ जो फैक्टर इसको थोड़ी बहुत एसिडिक स्ट्रेंथ दे रहा था वो था इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन, जिससे उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बहुत थी, और वो फैक्टर था। यहाँ जो फैक्टर है वो है एरोमेटिसिटी, वो उसको इतना pKa दे रहा है और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए ही मैंने नीचे ये 2 और एग्जांपल्स लिए। ये जो सिंपल साइक्लोपेंटेन है, यहाँ पे तो बेटा जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है कार्बन आयन, वो एक सिंपल कॉन्जुगेट बेस है, इसमें कोई भी सिस्टम नहीं है हक्कल्स रूल का, एरोमेटिसिटी का। तो ये आपकी एक नॉर्मल नॉन एरोमेटिक स्पीशीज है, और पहले भी नॉन एरोमेटिक थी, अभी भी नॉन एरोमेटिक ही है प्रोटॉन को लूज करने के बाद। सो इसमें एज सच कोई चेंज आया नहीं, कोई ऐसा खास ड्राइविंग फोर्स इसको मिला नहीं कि ये एसिडिक नेचर शो करे। सो इसलिए ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये ऑलमोस्ट नॉन एसिडिक हैं, वेरी वेरी वीक, जो हमारे काम की नहीं है। जैसे हमने अल्केन्स में पढ़ा था, है ना, उसके लगभग ही यहाँ पे देखो pK वैल्यू है 60 की pK वैल्यू, 60 pK 60 pK तो बहुत बड़ा है ना, मतलब ये एसिडिक है ही नहीं ये वाला हाइड्रोकार्बन। ठीक है, समझ आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला एग्जांपल देखो, यहां पे हमने लिया साइक्लोप्रोपीन रिंग। इस केस में H पॉजिटिव लूज करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बना है, ये देखने में लगता है ना, देखो क्योंकि ये प्लेनर है, लग रहा है इसमें कॉन्जुगेशन हो सकती है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हक्कल्स रूल ओबे होता है या नहीं। तो बेटा यहाँ पे पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज के, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं ओबे हो सकते, क्यों, n जो है वो छोटे से छोटा वैल्यू में 1 रख सकती हूँ यहाँ, और उसके बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटी वैल्यू आती है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं ओबे होता, सो हक्कल्स रूल ओबे नहीं होता। एरोमेटिसिटी नहीं आती, तो जब एरोमेटिसिटी वाला फैक्टर नहीं आ रहा है कॉन्जुगेट बेस में, तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये भी कुछ खास एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं शो करेगा। इसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, इसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ बिल्कुल इसके बराबर ही है। pKa वैल्यू 61 है, इसकी 60 थी, इसकी 61 है। सो ऑलमोस्ट दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर ही है और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एसिडिक स्ट्रेंथ है। सो अगर कॉन्जुगेट बेस में, यहाँ पर तो नहीं आ रही ना एरोमेटिसिटी, अगर कॉन्जुगेट बेस में एरोमेटिसिटी आती है तो आप
आप देखो कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कितने गुना इंक्रीज हो रही है ना। इन केस ये जो दो केसेस थे, दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे कंजुगेट बेस में एसिड एरोमेटिसिटी नहीं आ रही थी, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ खास नहीं है। यहाँ पर द कंजुगेट बेस इज एरोमेटिक, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो देखो कितना टाइम्स बढ़ गई है, क्योंकि pKa 15 हो गया सीधा 1661 से, ठीक है। और जो ये मैं बोल रही हूँ कि कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक होता है, तो उससे क्या होता है, वो स्टेबल होता है, और वही हमें चाहिए था। स्टार्टिंग से हम ये बोले ना, ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उस पर्टिकुलर एसिड की, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टेबिलिटी का डिफरेंस जानना चाहो तो बेटा जो ये वाला कार्बन आयन है ना, जो ये वाला कॉन्जुगेट बेस है, दिस वन, ये इस कॉन्जुगेट बेस से ना 10 to the power 33 टाइम्स ज्यादा स्टेबल है। यानी कि ये कॉन्जुगेट बेस जो कि एरोमेटिक है, इस नॉन एरोमेटिक वाले कॉन्जुगेट बेस से 10 to the power 33, मतलब कितना बड़ा नंबर है ना, इतने टाइम ज्यादा स्टेबल है। सो ये होती है पावर ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी बहुत पावरफुल फैक्टर है, अगेन आई एम रिपीटिंग। सो वो अगर आपको कहीं दिख जाए कॉन्जुगेट बेस में, तो वो जो पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन है डेफिनेटली वो काफी वहां पे स्ट्रांगली एसिडिक होगा बाकी हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन। आगे बढ़ते हैं। द थर्ड फैक्टर इज बेटा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के साथ मैंने यहाँ पे लिखा है चार्ज डीलोकलाइजेशन। अब ये चार्ज डीलोकलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है और इसका जो पूरा सिग्निफिकेंस है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्रॉपर वीडियो ऐप आप उसको देख सकते हो, उसका लिंक मैं यहाँ पे लगा दूंगी, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि जब ये CH बॉन्ड टूटा, कार्बन आयन और ये बना H+, तो ये जो कार्बन आयन बन रहा है, ये जो कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि इस पे C पे नेगेटिव चार्ज है, इसी नेगेटिव चार्ज की बेटा अगर डीलोकलाइजेशन हो जाती है, यानी कि वो फैल जाता है, तो वो कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्टेबल हो जाएगा। और वो कौन करेगा, उस चार्ज डीलोकलाइजेशन को करने में मदद करेगा बेटा कॉन्जुगेशन। सो क्या चेक करना है कि जो ये कॉन्जुगेट बेस बना है, ये जो कार्बन आयन बना है, क्या उसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या नहीं, और क्या उसमें फिर हेंस चार्ज डीलोकलाइजेशन हो सकती है। अगर हो सकती है वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, हेंस इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन बढ़ जाएगी। तो इसके लिए बेटा मैंने यहाँ पर ना एक क्वेश्चन की फॉर्म में एक एग्जांपल लिखा है। आप देखो यहाँ पे मैंने 3 तरह के मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर दिए हैं, नाम है ABC, ठीक है। और सब में जो मैंने ये वाली हाइड्रोजन है ना उसको सर्कल में डाल दिया है। तो अगर आपको यही मान लो क्वेश्चन आता है कि ये जो एनसर्कल्ड हाइड्रोजन्स हैं तीनों स्पीशीज में, उनके बेसिस पे इनको अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगाओ। ये 3 हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें एक और इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं, पर क्या है ये हाइड्रोकार्बन्स। और इन तीनों हाइड्रोकार्बन्स को A, B और C को उनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगा दो, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, ठीक है, बड़े से छोटी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कैसे करोगे, ये जो सर्कल में हाइड्रोजन डाली है ना, इसके बेसिस पे देखो कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे काम आएगा बेटा आपका ये कॉन्जुगेशन वाला फैक्टर। आओ मेरे साथ में इसे समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है सभी केसेस में ये ब्रेक होगा, तो उस कार्बन पे बेटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा तीनों केसेस में, सो यहाँ पे बेटा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो ये जो है कॉन्जुगेट बेस बना दिए तीनों के, सो ये कार्बन आयन बन गया, ठीक है। अब इसी की स्टेबिलिटी तीनों केसेस में डिफरेंट है, कैसे, आओ इसे अच्छे से समझते हैं। देखो ये जो स्पीशीज है बेटा, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ना इस कार्बन पे, वो इसी कार्बन पे सीमित रहेगा और कहीं इधर उधर नहीं जा सकता है ना, क्योंकि उसके किसी भी तरफ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। इस तरह के चार्जेस को हम कहते हैं, इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड चार्ज, ठीक है, कि ये जो चार्ज है इस केस में ये लोकलाइज्ड है, इसी जगह पे इसी कार्बन पे सीमित है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट B में आके देखो तो B में क्या है, जिस कार्बन पे बेटा नेगेटिव चार्ज है उसके आगे क्या है, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड,
यानी नेगेटिव सिंगल डबल। नेगेटिव सिंगल डबल सिस्टम क्या होता है? एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो यहाँ कॉन्जुगेशन है तो नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा और ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा, जिसका कि आप क्या कर सकते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, दैट ये यहाँ आ गया एज अ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया एज अ नेगेटिव चार्ज। ये मैंने प्रॉपर उस वीडियो में सिखाया है, ठीक है, जिसका आप देख सकते हो चैनल पर, ठीक है, चार्ज डीलोकलाइजेशन। तो चलो अभी देखो, आप यहाँ पे समझो कि हुआ क्या। हुआ ये बेटा, जो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे था वो अब कॉन्जुगेशन से डीलोकलाइज होके इस कार्बन पे आ गया। देखो, जो इस पे था वो इस पे आ गया। सो यानी कि वो नेगेटिव चार्ज इस पूरी स्पीशीज में हम देख रहे हैं कि रेजोनेंस हो रही है और उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज एक से दूसरे कार्बन पे आ रहा है, यानी कि वो फैल रहा है ना। स्पीशीज में नेगेटिव चार्ज फैल रहा है, सिर्फ इधर सीमित नहीं है, यहाँ पे भी है। सो हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। तो जब भी किसी चार्ज स्पीशी का चार्ज फैल जाता है वो हमेशा स्टेबल हो जाती है। इस वजह से ये जो कार्बन आयन है वो स्टेबल हो गया, और जब कार्बन आयन या कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाए तो ऑटोमेटिकली जो ये एसिड है हाइड्रोकार्बन, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ऑब्वियसली जो बी है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ए से ज्यादा होगी, करेक्ट, क्योंकि उसके कॉन्जुगेट बेस में है कॉन्जुगेशन जो ए में नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सी की तरफ। सी में अब आप देखोगे क्या हो रहा है कि जिस कार्बन पे बेटा नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज आप देखोगे इस तरफ भी इस तरफ भी उसके आप देखो नेगेटिव सिंगल डबल सिस्टम है और इस तरफ भी नेगेटिव सिंगल डबल सिस्टम है, यानी कॉन्जुगेशन इस तरफ भी मौजूद है, इस तरफ भी मौजूद है, यानी ये नेगेटिव चार्ज ऐसे इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में जा सकता है, उससे आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि नेगेटिव जो था वो आपका डीलोकलाइज होके इस कार्बन पे आ गया, राइट। और दूसरी ऑप्शन ये है, ये नेगेटिव इस तरफ चला जाए लाइक दिस कॉन्जुगेशन में, इससे आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा कि यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। सो अब नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया। सो आप देखो ये जो स्पीशीज है सी, ये जो कार्बन आयन है, इस नेगेटिव चार्ज की कॉन्जुगेशन दो है, इस डबल बॉन्ड के साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है। सो वो डीलोकलाइज होके इस कार्बन पे भी आ रहा है और इस कार्बन पे भी आ रहा है, टोटल वो इधर इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो हेंस इट इज मोर डीलोकलाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन ज्यादा है। मतलब सी और बी को कंपेयर करूँ तो सी में एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन ज्यादा है, सो इसका चार्ज और ज्यादा डीलोकलाइज हो रहा है। सो सी की जो स्टेबिलिटी है वो बी से भी ज्यादा होगी, और कॉन्जुगेट बेस स्टेबल तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। सो सी वाला जो हाइड्रोकार्बन था उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ सबसे ज्यादा होगी। सो फाइनल ऑर्डर ये होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ सी हाइड्रोकार्बन की, फिर बी की, फिर ए की, लाइक दिस। सो इस तरह से यहाँ पे कॉन्जुगेशन फैक्टर काम में आया, और ऐसे ही आ सकता है आपको भी कहीं ना कहीं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, वो आपको खुद करना है, आपका डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है, होमवर्क वाला, और उसका आंसर भी मुझे आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। तो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। योर DIY क्वेश्चन इज दिस, अरेंज दीज, मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 4 हाइड्रोकार्बन्स बनाए हैं, अरेंज दीज हाइड्रोकार्बन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज बेस्ड ऑन द एनसर्कल्ड हाइड्रोजन्स। तो 4 हाइड्रोकार्बन्स बनाए हैं ABCD, ठीक है, चारों मैंने ये एक एक हाइड्रोजन को सर्कल में डाल दिया है। इसके बेसिस पे आपको देखना है कि इन चारों हाइड्रोकार्बन्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। मतलब जब ये CH बॉन्ड टूटेगा, यहाँ जो कार्बन आयन बनेगा, उसके बेसिस पर आपने सोच के चारों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है कि, और उसके बाद जहाँ पे आपने जो अरेंज करना है, जो मुझे आंसर बताना है, वो ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट। आंसर बोलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज, ठीक है, इधर गलती नहीं करनी, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर नहीं बताना, हमें pKa वैल्यूज का ऑर्डर बताना है, ठीक है। अब आपको पता है कि pKa वैल्यूज और एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्स रिलेशन होता है। सो मतलब कहने का इन चारों में से जौन सी H सबसे ज्यादा एसिडिक है, जिसमें सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, जिसमें भी सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उसकी सबसे कम pK वैल्यू होगी। तो pK वैल्यूज का ऑर्डर आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज करो इनके pK वैल्यूज
के बेसिस पे, ठीक है। सो वो ऑर्डर आप बताएंगे कमेंट्स में मुझे आंसर। और समराइज करते हुए मैं आपको यही बताऊंगी, वीडियो में हमने 3 फैक्टर्स पढ़े हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को अफेक्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स यानी कि कार्बन हाइड्रोजन से बने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और उनके अंदर जो 3 फैक्टर्स हैं, पहला हमने पढ़ा कि किस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, कि जिस कार्बन से वो हाइड्रोजन जुड़ी है, ठीक है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है, जिसमें आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट कार्बन। फिर हमने पढ़ा एरोमेटिसिटी, कि कॉन्जुगेट बेस में अगर एरोमेटिसिटी आ रही हो तो वो कितने गुना इंक्रीज कर देती है एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर हमने पढ़ा कॉन्जुगेशन, कि अगर कॉन्जुगेट बेस जो बन रहा है कार्बन आयन, उसके अंदर कॉन्जुगेशन से उसका चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, वो स्टेबलाइज हो रहा है, तब भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। और इसमें मैं आपको यही बताऊंगी कंक्लूजन में, समरी में, कि बेटा एरोमेटिसिटी इसमें से तब सबसे तगड़ा फैक्टर है, सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, ठीक है। तो जैसे इस DIY क्वेश्चन में भी आप ये चीज़ अप्लाई करना कि एरोमेटिसिटी सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, उसने जितनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उसने एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ठीक है, अगर वो दिख गया आपको। फिर उसके बाद आ जाता है जो आपका कॉन्जुगेशन है, ठीक है, चार्ज डीलोकलाइजेशन है। एरोमेटिसिटी के बाद नेक्स्ट नंबर पे वो है आपका एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर, स्ट्रॉन्ग है बट एरोमेटिसिटी से कम, ठीक है। सो इस बेसिस पे आप इसका ऑर्डर प्रिडिक्ट करना, प्रैक्टिस करना, और इसके बीच बीच वीडियो में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। आप देखो, हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, pKa वैल्यूज, एसिडिक स्ट्रेंथ का रिलेशन है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, फिर चार्ज डीलोकलाइजेशन हमने पढ़ी, उसका सिग्निफिकेंस, इन सब चीज़ों से मिलके ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है। और मेरी कोशिश है कि इनके ऊपर वीडियोस जो हैं, इनके ऊपर जो आपको इन्फॉर्मेशन है, इनके ऊपर अच्छे से अच्छा वे से अंडरस्टैंडिंग आपको मैं प्रोवाइड करूँ चैनल पे, तो आप बाकी कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।